किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत है उसको आपको पिक करना है। स्व पहचान के विकास के लिए अवधि, अंतर्गत स्वतंत्रता जैसे मुद्दों की जिम्मेदारी के से प्रबंधन, सहकर्मी समूह की राय महत्वपूर्ण हो जाती है, बाहरी दुनिया का भौतिक स्थान स्वयं के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है। तो किशोरावस्था को हम क्या बोलते हैं? एडोलसेंस बोलते हैं। और एडोलसेंस कौन सी अवस्था है भाई? आंधी और तूफान की जिसको अवस्था कहा जाता है। 12 साल से जब बच्चे के ऊपर की आयु होती है वो एडोलसेंस कही जाती है। तो उसके संबंध में कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या बोलता है डी? बाहरी दुनिया का भौतिक स्थान स्वयं के निर्माण को प्रभावित नहीं करता। भाई प्रभावित करता है। अगर यहाँ होता प्रभावित करता है तो ये बिल्कुल सही होता है। यहाँ नॉट लगा है इसलिए ये गलत हो गया है और गलत ही हमसे पूछा गया है। स्व पहचान के विकास की लिए एक अवधि है, बिल्कुल सही है भाई। जो किशोरावस्था होती है उसमें जो बालक होता है वो अपने आप को पहचानना शुरू कर देता है। स्वतंत्रता जैसे मुद्दों की जिम्मेदारी से प्रबंधन, यानी कि जो फ्रीडम होती है उसको, ऐसे जो मुद्दे होते हैं उनको समझना शुरू कर देता है। और समूहों में जो ग्रुप होते हैं उसमें अपनी राय देना महत्वपूर्ण समझने लगता है कि अगर मैं अपनी राय दूंगा तो वो काउंट की जाएगी। उसको एक पूरा एक सहकर्मी समूह का मतलब होता है कोऑपरेटिव जो ग्रुप्स होते हैं उसमें उसकी बात को एक अहम मिलेगा। ठीक है, उसकी बात का जो है इंपॉर्टेंस दी जाएगी। किशोरावस्था की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग आंसर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बेसिकली ये रिवीजन क्लास रहेगी पेपर से पहले। उत्तराखंड टेट की अगर मैं बात करूं, कल जो है 24 मार्च को पेपर है। आज के लिए ये रिवीजन क्लास है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की। 30 महत्वपूर्ण यानी कि 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन मैंने इसमें इंक्लूड किया है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। प्रीवियस क्वेश्चन जो है सेट रिवीजन के जरूर देख के जाओ। प्रैक्टिस सेट जो है लिंक आई सेक्शन में ऊपर आ रहा है, पूरी प्लेलिस्ट का जरूर चेक कर लेना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। स्टार्ट करते अपनी वीडियो, लास्ट तक देख के जाना, पेपर के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। क्वेश्चन 2 बोलता है उस गलत या अनुचित विकल्प का चयन करें जो बचपन में बौद्धिक विकास को नहीं दर्शाता। अब बौद्धिक विकास क्या होता है? जो कॉग्निटिव या मेंटल डेवलपमेंट जो होता है उसको जो नहीं दिखाता है वो बताना है। तार्किक अवधारणाओं की व्याख्या, तार्किक मतलब लॉजिकल जो होता है। पर्यावरण की खोज, ध्यान सीमा में वृद्धि, अतीत वर्तमान और भविष्य के बीच अंतर। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। बचपन में बौद्धिक विकास को जो नहीं दिखाता वो है तार्किक अवधारणाओं की व्याख्या। भाई लॉजिकल थिंकिंग जो है बचपन में स्टार्ट नहीं होती है ना, ये इनिशियल फेज नहीं है। तो हमें वही जो नहीं दर्शाता यानी कि लॉजिकल थिंकिंग बचपन में डेवलप नहीं होती, बड़े होकर जैसे जैसे हम आगे की अवस्था में जाते हैं। बचपन यानी कि बाल्यकाल की बात हो रही है। बाल्यकाल में रीजनिंग नहीं आती है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 16 कारक व्यक्तित्व प्रश्नावली डैश द्वारा विकसित किया गया था। तो 16 कारक व्यक्तित्व प्रश्नावली किसने दी थी? कौन थे इसको प्रपोज करने वाले? कैटल थे, थर्नस्टन थे, मुरे थे या फिर गफ थे? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये थे बी कैटल। बी कैटल जिन्होंने 16 कारक व्यक्तित्व प्रश्नावली दी थी। और इसको हम क्या बोलते हैं? आत्म रिपोर्ट व्यक्तित्व परीक्षण भी बोलते हैं इसको। आत्म रिपोर्ट व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी, और परीक्षण यानी कि टेस्ट, जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आत्म रिपोर्ट पर्सनालिटी परीक्षण जो होता है वो बी कैटल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विचार प्रक्रिया तब होती है जब कोई व्यक्ति दी गई समस्याओं को विविध संभावित समाधानों से मुक्त रूप से तुलना करता है तो इसे क्या कहा जाता है? विचार प्रक्रिया यानी कि जो थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बात की जा रहा है, तो ये कब होती है? मुक्त रूप से तुलना कब की जाती है? अनुमानी, अलग सोच, अभिसारी सोच या पार्श्व सोच। अलग सोच का मतलब यहाँ पर है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी सोच मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग, इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बी। जब हम विचार प्रक्रिया में होते हैं, थिंकिंग प्रोसेस में होते हैं, तो ये आती है हमारी डाइवर्जेंट सोच, यानी कि अलग सोच जिसको बोला जाता है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में सोचना। तो इसको हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार डाइवर्जेंट थिंकिंग पे, विचार प्रक्रिया पे। और बात करूं अगर मैं क्रिएटिविटी,
क्रिएटिविटी के टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसको हम बोलते हैं, व्यक्तिगत विविधताएं जो होती हैं, हर एक प्रत्येक बालक दूसरे बालक से जो भिन्न होता है उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोला जाता है। तो इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं सीडीपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक बच्चों को अच्छी आदतें, नागरिक जिम्मेदारियां सिखाते हैं और यह सिखाते हैं कि समाज के साथ कैसे घुलना मिलना है, क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है, सोशलाइजेशन कहलाता है, सामुदायिक शिक्षा कहलाई जाती है यानी कि सोशल एजुकेशन, अवलोकन अधिनियम अधिगम कहलाता है यानी कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहलाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो क्या राइट आंसर रहेगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिसको हम बोलते हैं समाजीकरण, सोशलाइजेशन, घुलना मिलना, समाज के लोगों के साथ घुलना मिलना, बातचीत करना, समाजीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अपने परिवार, दोस्तों और शिक्षकों के साथ एक व्यक्ति का निकटवर्ती संबंध निहित है, क्या कहलाता है भाई? ये मेसो सिस्टम कहलाता है, माइक्रो सिस्टम कहलाता है, एक्सो सिस्टम कहलाता है या मैक्रो सिस्टम कहलाता है? क्या बोलेंगे भाई इसको? अपने परिवार दोस्तों के साथ में घुलना मिलना कैसा सिस्टम कहला, और निकटवर्ती संबंध के साथ निहित रहना, ये कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, मैक्रो सिस्टम। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विकास क्या है भाई? गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, न तो गुणात्मक और न ही मात्रात्मक, या फिर गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों? विकास बोले तो डेवलपमेंटल जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? एक होता है डेवलपमेंट और वृद्धि यानी कि ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सीडीपी। सीडीपी की मैं बात करूँ तो इनका डिफरेंस भी देख के जाना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। विकास की जो प्रक्रिया है, डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है, वो क्वालिटी वाइज भी होती है और क्वांटिटी वाइज भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास शरीर के केंद्र से बाहरी दिशा की ओर बढ़ता है? देखो, विकास दो तरीके से बढ़ता है, मैं बता देता हूँ आपको। जो डेवलपमेंट होता है किसी का भी, वो दो प्रोसेस में होता है। पहला क्या होता है? एक होता है सेंटर से पेरीफेरी यानी कि परिधि की ओर, और एक होता है हेड से लेकर टो तक। तो ये जो सेंटर से और बाहर की तरफ, बीच से बाहर की तरफ का जो विकास होता है शरीर का, तो ये क्या कहलाया जाता है? इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, है ना। और ये जो होता है इसको हेड टू टो जो होता है, इसको हम बोलते हैं सीफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। देखो ऑप्शन ए देखते हैं, सीफेलोकॉर्डल दिशा का सिद्धांत। सीफेलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है, यही मैं बता रहा था अभी। सर से लेकर पैर तक की जो वृद्धि होती है वो इसके अंतर्गत आती है। प्रॉक्सिमोडिस्टल दिशा का सिद्धांत, व्यक्तिगत मतभेदों का सिद्धांत या प्रतिमान की एकरूपता का सिद्धांत। तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑप्शन नंबर बी, प्रॉक्सिमोडिस्टल। जब शरीर में केंद्र से बाहर की तरफ यानी चौड़ाई में अगर वृद्धि होती है तो प्रॉक्सिमोडिस्टल आप समझ सकते हैं। सीफेलोकैडल यानी कि लंबाई में अगर वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, तो वो हो गया सीफेलोकैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 क्वेश्चन बोलता है, भाषाई सापेक्षता के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? यानी कि भाषा संबंधित जो सिद्धांत था वो किसने दिया है? चॉम्स्की ने दिया है, स्किनर ने दिया है, बेंजामिन ली ने दिया है, या फिर पियाजे ने दिया है? तो भाषाई संबंधी दिया है ऑप्शन नंबर ए, ये है चॉम्स्की, जिसको हम बोलते हैं नॉम चॉम्स्की। बात क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने संबंधित है? जो साइको एनालिटिक, साइको एनालिटिक बिहेवियर किस चीज से संबंधित है, ये आपको बताना है। किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया। देखो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी दी है, यानी कि संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी है वो जीन पियाजे ने दी है। थ्रोइंगडाइन ने भी नहीं दी है, अल्बर्ट बंडूरा और सिगमंड फ्रायड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो साइको एनालिटिक थ्योरी है, साइको एनालिटिक थ्योरी यानी कि मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 11, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? चुप्पी साधे रहने के लिए यानी कि साइलेंट रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए,
ऑप्शन सी बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, या ऑप्शन डी बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जा रही है कि अनुशासन और अधिगम, यानी कि जिस डिसिप्लिन में जो रहते हैं और डिसिप्लिन में जो लर्निंग होती है, जो लर्निंग वातावरण होता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये किस तरह से मदद करता है? ऑप्शन डी बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। मॉनिटर मतलब अगर बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा तो अपनी लर्निंग को मॉनिटर यानी कि देख पाएगा कि वो कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। बात क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर अब आते हैं हम। भाई सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। रिवीजन क्लास है, मैराथन क्लास है, बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पेपर 1 एंड पेपर 2 को आप देखना, बहुत मदद मिलेगी इन क्वेश्चन से आपको। उत्तराखंड टाइट की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आज के आज में ही इसको शेयर कर देना, जिससे सभी लोग इस चीज़ से फ़ायदा ले सकें। क्वेश्चन 12, जब हम लाल बत्ती देखते हैं तो हम रुक जाते हैं, उस समय हम किस प्रकार की सोच उपकरण का प्रयोग करते हैं? यानी कि कौन सी थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग टूल का हम इस्तेमाल करते हैं? प्रतीक और संकेत का, सिंबल्स का यानी कि अवधारणाओं का या ऑब्जर्वेशन का, विचार का यानी कि थिंकिंग का, सहभागिता का यानी कि कॉपरेशन का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भाई हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं और अलर्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर प्रतीक है, सिंबल्स हैं। लाल बत्ती क्या है? एक सिंबल है, हमें संकेत देता है किस चीज़ का, कि भैया हमें क्या करना है, रुकना है, स्टॉप होना है। तो ये क्या है? सिंबल्स। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एरिक एरिक्सन ने प्रत्येक संकट में सकारात्मक और नकारात्मक स्वभाव हेतु शब्दावली पेश की है, उन्हें नाम दिया गया है। एरिक एरिक्सन ने जो पॉजिटिव और निगेटिव बिहेवियर को पेश किया है, तो उसको किस चीज के थ्रू उसको उन्होंने बताया है? मनोवैज्ञानिक और शरीर क्रियात्मक संकट इन्होंने बोला है, असंवेदी और डायस्टोनिक बोला है, सकारात्मक सदाचार और नकारात्मक सदाचार, सकारात्मक क्षमता और नकारात्मक क्षमता। एरिक एरिक्सन ने इस चीज को बोला है असंवेदी और डिस्टोनिक। ऑप्शन नंबर बी। कौन से बिहेवियर को? सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, नकारात्मक यानी कि निगेटिव स्वभाव यानी कि बिहेवियर। पॉजिटिव निगेटिव बिहेवियर को एरिक एरिक्सन ने असंवेदी डिस्टोनिक बोला है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम के लिए उपयुक्त है? अधिगम बोले तो लर्निंग, सार्थक बोले तो वैलिड, है ना, जो वैलिड लर्निंग के लिए। सह संबंधी निर्वाह, निर्देश, इनाम, निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन, या फिर इनाम देना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, सार्थक अधिगम के लिए उपयुक्त है सह संबंधी निर्वाह, यानी कि कॉर्पोरेशन जिसको हम बोलते हैं, कॉर्पोरेशन, सहयोग की भावना जिसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट बढ़ेंगे 15 के पास। निजी और विशेष वर्ग के स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए सीटें डैश आरक्षित करनी होती हैं। भाई जो विशेष कैटेगरी के, स्पेशल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशल स्टूडेंट कौन होते हैं, ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास में, है ना। तो इन बच्चों के लिए जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें कितने प्रतिशत सीट जो है रिजर्व की जाती है, आरक्षित की जाती है? 50%, 10%, 25% या फिर 30? तो ये जो होता है 25% होता है। और ये कौन से एक्ट के तहत है? आरटीई के, यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 में इस चीज को मेंशन किया गया है। कौन से आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 21A में इसको डाला गया है। आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो हर एक बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चे को दी जानी चाहिए, उसमें ये मेंशन किया गया कि 25% जो है सीटें रिजर्व की जानी चाहिए स्पेशल और विशेष वर्ग के और बच्चे जो होते हैं प्राइवेट स्कूल्स में। नेक्स्ट बढ़ेंगे। रोजर के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका इस प्रकार है। क्या होता है जो टीचर का रोल होता है रोजर के अनुसार? मार्गदर्शक है ये, समन्वयक हैं, सहायक हैं, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे रोल जो है टीचर जो है करता है बच्चे के साथ। जो उसके सारे मार्गदर्शक भी है भाई, एक हमें सही गाइडेंस प्रोवाइड करता है ना, कॉर्पोरेशन भी देता है, सहायक भी होता है यानी कि हेल्पफुल होता है बच्चे के लिए। बच्चे को हेल्पफुल कैसे है भाई? वो पढ़ा रहा है, उसकी हर जगह जहाँ भी उसको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी मदद कर रहे हैं, एक सही दिशा दिखा रहे हैं कि भाई इस दिशा में आप अगर जाएंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो सारे के सारे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक किशोर के हितों के लिए नहीं माना जाता?
किशोर बोले तो एडोलसेंस वाली अवस्था की बात की जा रही है। एडोलसेंस अवस्था कौन सी है? इससे 12 साल से ऊपर तक की जो अवस्था होती है, आंधी तूफान की अवस्था भी बोला है जीन पियाजे ने इसे। तो कौन सी एक जो एबिलिटी नहीं है, नॉट सहकर्मियों के साथ अजीबो गरीब प्रयोग करना, प्राथमिकता देना, मनोरंजन संबंधी रुचियां, उसका डैश उसके आसपास के वातावरण का पता लगाना। तो राइट आंसर क्या होगा? सहकर्मियों के साथ अजीबो गरीब प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए। नॉट के बारे में पूछा गया था तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा है किशोर के हितों के लिए? हितों का मतलब होता है, मतलब एडवांटेज नहीं है एडोलसेंस के लिए, सहकर्मियों के साथ अजीबोगरीब प्रयोग। अजीबोगरीब प्रयोग क्यों करेंगे भाई हम, है ना? प्राथमिकता देना बिल्कुल सही है। मनोरंजन संबंधित रुचियां, उसके आसपास के वातावरण का पता लगाना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षक द्वारा मौखिक परीक्षा की तकनीक निम्नलिखित में से है, यानी कि ओरल टेस्ट अगर हम टीचर लेता है तो उसमें से कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करेगा? प्रश्नोत्तरी संबंध का, चित्रों पर आधारित प्रश्न, ऑप्शन सी ए या बी दोनों, या फिर प्रदर्शन परीक्षण। तो देखो राइट आंसर आएगा हमारे पास मौखिक परीक्षा की तकनीकें। मौखिक परीक्षा में सही बात है, प्रश्नोत्तर का भी इस्तेमाल कर सकता है और चित्रों पर आधारित प्रश्न भी दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रदर्शन विधि में क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन विधि में क्या होता है? करके दिखाना होता है ना? या तो टीचर करेगा या फिर अगर टीचर टेस्ट ले रहा है तो स्टूडेंट को करनी होगी। तो हमें क्या बोला गया था यहाँ पे? ओरल बोला गया। तो प्रश्नों का अगर टीचर बच्चे से प्रश्न पूछेगा तो मौखिक रूप से जवाब देगा। चित्रों पर आधारित प्रश्न यानी कि उसको कोई भी चित्र दिखाकर उससे क्वेश्चन का आंसर पूछा जा सकता है, तो इसलिए ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 डैश वह मूल्यांकन है जिसका उपयोग शिक्षण के अंत में अधिगम की प्रगति का आकलन करने हेतु किया जाता है। भाई असेसमेंट के बारे में मैं आपको थ्योरी क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, तो ये हमारा रिवीजन का क्लास है। तो कौन सा ऐसा असेसमेंट होता है? मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है, जो परीक्षा के अंत में किया जाता है आकलन के लिए, है ना? औपचारिक मूल्यांकन होता है, औपचारिक यानी कि फॉर्मल, फॉर्मल इवैल्यूएशन होता है। योगात्मक होता है यानी कि समेटिव होता है। अधिगम के लिए मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। मूल्यांकन और अधिगमन, अधिगम यानी कि इवैल्यूएशन और लर्निंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 19 का। क्या होता है ये? समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव कौन सा होता है? जो वर्ष के अंत में लिया जाता है। और औपचारिक यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा होता है? जिसको एफए टेस्ट बोलते हैं। जो बीच बीच में, वर्ष के बीच बीच में जो लिया जाता है वो होता है फॉर्मेटिव, और बिल्कुल एंड में जो लिया जाता है वो हो जाता है आपका समेटिव। नेक्स्ट, नैतिक विकास के 3 स्तरों की पहचान द्वारा की गई। मॉरल डेवलपमेंट कल के ही वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया है। किसने दी थी? ये कोहलबर्ग ने दी है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमने देखा भी था। कोहलबर्ग ने कितने चरण दिए हैं? तीन, तीन चरण दिए हैं, और उसमें तीनों में दो दो, दो दो उसके क्या किए गए हैं? सब पार्ट कर दिए गए हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया, कोहलबर्ग और पियाजे के बारे में और लेव वाइगोस्की के बारे में। तीनों के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लो जाकर, या वीडियो के आई सेक्शन में मिल जाएगी, ज़रूर देख के जाना। ज़रूर से क्वेश्चन मिलेंगे पियाजे, कोहलबर्ग, लेव वाइगोस्की से। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी वृद्धि एवं विकास का एक आंतरिक कारक नहीं है? भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत पहले मैंने अपने सीडीपी के लेक्चर्स में पढ़ा रखा है इसको, अगर वीडियो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक आंतरिक कारक जो इंटरनल फैक्टर नहीं है, आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी, भावनात्मक कारक यानी कि इमोशनल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक कारक यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर, जन्म के बाद उपलब्ध पर्यावरण यानी कि जो आफ्टर। इंटरनल फैक्टर कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो गया भाई। देखो 21 के लिए राइट आंसर क्या हो गया? डी। जन्म के बाद जो उपलब्ध पर्यावरण है ये कैसा फैक्टर हो गया? ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, बाहरी कारक हो गया, बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला। आनुवंशिकता कैसा है? अंदरूनी, इंटरनल फैक्टर है। भावनात्मक क्या कैसा फैक्टर है? इमोशनल, जिससे संवेग जुड़े होते हैं। मनोवैज्ञानिक, तो ये कैसा है? साइकोलॉजिकल कैसा है? ये भी इंटरनल। ये तीनों के तीनों इंटरनल फैक्टर हैं। ऑप्शन नंबर डी बाह्य कारक है, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्न में से कौन सा शिक्षण में लैंगिक पक्षपात का एक उदाहरण नहीं है? भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर
डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? लैंगिक भेदभाव। क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से, सीटेट में भी बार बार पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, जैसे लड़के को एडवांटेज दिया जा रहा है, लड़की को एडवांटेज नहीं दिया जा रहा, तो क्या हो गया? ये भेदभाव हो गया। तो ऐसा भेदभाव हमें अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं करना, एजुकेशन फील्ड में नहीं करना। कौन बोलता है ये सब? ये सब हमारी एजुकेशन पॉलिसीज बोलती हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं। एक शिक्षक सभी छात्रों को शारीरिक शिक्षा विषय का अध्ययन करने की अनुमति देता है। एक शिक्षक सभी छात्रों को नृत्य गतिविधि में भाग लेने की अनुमति देता है। भाई सभी को दे रहा है, तो सभी का मतलब इसमें क्या है? मेल भी हैं और फीमेल चाइल्ड भी हैं, तो ये तो सही हो गया। इसमें भी सभी छात्रों को दिया, तो ये भी सही हो गया। एक शिक्षक लड़के और लड़कियों पर समान ध्यान देता है। भाई इक्वल ध्यान दे रहा है, लड़के को भी और लड़की को भी, तो बिल्कुल सही है। एक शिक्षक लड़की की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, बस यही पकड़ लो कि जहां पर किसी भी एक वर्ग पर ज्यादा ध्यान दिया है, या लड़कों पर ज्यादा ध्यान दे दिया, लड़कियों को इसने क्या कर दिया? नजरअंदाज कर दिया, तो ये क्या हो गया? जेंडर भेदभाव हो गया। हो सकता है लड़कियों पर ज्यादा ध्यान दे और लड़कों को नेग्लेक्ट कर दे, तो वो भी एक जेंडर भेदभाव है। ऐसा ही नहीं है कि लड़कियों के साथ ही पक्षपात हो, लड़कों के साथ भी हो सकता है, तो वो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। एक आदर्श आलोचनात्मक विचारक है। आदर्श यानी कि आइडियल, आलोचनात्मक विचारक है, थिंकर है। निर्णय लेने में विवेकपूर्ण होना चाहिए, पक्षपात और पूर्व ग्रहों से मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई भी निर्णय लिया जा रहा है तो वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। प्रासंगिक जानकारी मांगने में ईमानदार होना चाहिए, तर्कयुक्त जांच में रुचि नहीं लेता है। तो इनमें से कौन सा सही है? एक आइडियल आलोचनात्मक विचारक की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। पक्षपात और पूर्व ग्रहों से मुक्त होना चाहिए, निर्णय लेने में विवेकपूर्ण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 24 देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख के ले लो भैया, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनने की संभावना है। उत्तराखंड टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर देखे गए हैं। होवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत। होवर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जरूर देख लेना भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास टाइम नहीं रहा, वरना इस थ्योरी को भी कवर अप करते, लेकिन इस टॉपिक पर नजर डाल लेना। मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। अलग अलग प्रकार की बुद्धि लब्धि होती है। जैसे कोई एक बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, तीसरा बच्चा हो सकता है खेलने और पढ़ने दोनों में अच्छा हो, चौथा बच्चा ऐसा हो सकता है कि उसको फिजिकल एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगती हो। तो हर किसी का बुद्धिमत्ता अलग अलग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि यानी कि जनरल, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताएं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल। तो अब आप इसका आंसर कर सकते हैं इजीली कि क्या राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। विलक्षण मतलब जो दूसरे से भिन्न है ना। हो सकता है कि मैं स्विमिंग में बहुत अच्छा हूँ, हो सकता है मैं बोलने में बहुत अच्छा हूँ, हो सकता है दूसरा पर्सन लिखने में बहुत अच्छा हो। तो ये क्या विलक्षण योग्यताएं हैं जो हमें दूसरों से भिन्न बनाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था को भावात्मक परिवर्तन की स्थिति कहा जाता है? कौन सी ऐसी एज है भावात्मक यानी कि जिसमें इमोशनल चेंजेस सबसे ज्यादा होते हैं? बाल्य अवस्था में यानी कि इन्फेंसी एज, ये मैंने कल समझाया था। इन्फेंसी 0 से 2 साल की अवस्था, सॉरी बाल्य शैशवावस्था कहलाती है इन्फेंसी, और बाल्य अवस्था यानी कि चाइल्डहुड एज, और दूसरा एडोलसेंस किशोरावस्था, और वयस्क यानी कि अब 18 जो हो जाते हैं वो वयस्क की श्रेणी में आते हैं। तो किसमें भावात्मक परिवर्तन होते हैं सबसे ज्यादा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। भाई किशोरा अवस्था, क्योंकि एक ऐसी अवस्था है आंधी तूफान की अवस्था, सबसे ज्यादा फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस इसी अवस्था में होते हैं। यानी कि 12 साल से 18 साल की अवस्था ऐसी होती है, 12 से 14 15 साल की अवस्था ऐसी होती है जिसमें किशोरा अवस्था में कि बच्चा में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और वो जो है उसमें इमोशनल डिस्टरबेंसेस, एकदम से इमोशनल वीक भी होता है। वयस्क एडल्टहुड में क्या होता है कि इमोशनल डिस्टरबेंसेस को कंट्रोल करना आ जाता है व्यक्ति के अंदर। किशोरावस्था में ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बदलाव होते हैं आपकी मनोस्थिति में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। सामाजिक समायोजन के परिप्रेक्ष्य में किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? यानी कि अगर हम समाज से कंपैरिजन करें, समाज के हिसाब से देखें, सोशलिज्म के हिसाब से देखें, तो एडोलसेंस
जो होता है उसकी कौन सी मुख्य विशेषताएं होती हैं? अधिक निर्णय स्वयं ही लेने चाहिए, सहकर्मी दबाव सबसे मजबूत होता है, अपनी इच्छा पूर्ण करने के पहलू में भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयारी करना, समाज के नियमों का पालन करना। तो इसमें से राइट आंसर क्या रहेगा भाई? तो ऑप्शन नंबर सी, तीनों के तीनों ही हमारे पास सही है, वन सेकंड थर्ड जो बिल्कुल सबके सब करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य डैश का मूल्यांकन है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सीसीई, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत मतलब लगातार, व्यापक मतलब बहुत गहराई से लिया जाने वाला, हर एक पहलू को कंसीडर किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? सीसीई कहलाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य किस चीज का मूल्यांकन करना होता है, किस चीज का इवैल्यूएशन करना होता है? बच्चे के शैक्षिक पहलुओं का, बच्चे के सह शैक्षिक पहलुओं का। अब शैक्षिक और सह शैक्षिक पहलू कैसे हैं, ये मैंने सीसीई की एक वीडियो बनाई थी, उसमें डिस्कस किया था। स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक जो पहलू होते हैं बच्चे के प्रत्येक पहलू का, असाधारण बच्चे के शैक्षिक पहलू का। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। भाई सीसीई क्या करता है? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या करता है? हर एक पहलू को इंक्लूड करता है। स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक दोनों शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही पहलुओं को मूल्यांकन करके लेके आता है, और लगातार मूल्यांकन किया जाता है बच्चे का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जॉन डीवी। जॉन डीवी कौन थे भाई? प्रोग्रेसिव एजुकेशन के प्रवर्तक थे, आप ऐसे बोल सकते हो। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि जो एजुकेशन होती है, प्रगतिवाद जो एजुकेशन होती है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। जॉन डीवी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा नहीं है? नॉट, छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षा और सामाजिक शिक्षा प्रदान करें, बच्चों के लिए प्रयोगात्मक प्रयोगशाला विद्यालय दें, शिक्षक की त्रिध्रुवीय प्रणाली, प्रत्येक वस्तु का अवलोकन करके सीखना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है? प्रगतिवाद यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आता। जॉन डीवी के अनुसार प्रत्येक वस्तु का अवलोकन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। ये कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखे, नहीं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू नहीं बोलते हैं। ये लर्निंग बाय यानी कि एक्टिविटीज और लर्निंग बाय डूइंग, छात्रों के व्यक्तिगत शिक्षा और सामाजिक शिक्षा प्रदान करें, ये भी बोलते हैं। प्रयोगशाला करके सीखना, त्रिध्रुवीय प्रणाली इन्होंने दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनकी प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट, परियोजना विधि का पहला चरण कौन सा है? प्रोजेक्ट मेथड जिसको कहा जाता है, विषय का चयन और प्रस्ताव करना, योजना बनाना, निष्पादन करना, एक स्थिति प्रदान करना। पहला चरण पूछा जा रहा है कि किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला चरण, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट आप कोई भी शुरू करने जा रहे हैं तो स्थिति, आपके पास कंडीशन होनी चाहिए और टॉपिक होना चाहिए कि किस विषय पर आपको आगे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। सपोज कोई एक रोड प्रोजेक्ट है, रोड प्रोजेक्ट बोले तो एक सिविल इंजीनियर को रोड प्रोजेक्ट दिया गया है कि 500 मीटर की एक कंक्रीट की रोड बनानी है। तो उसका प्रोजेक्ट क्या हुआ? 500 मीटर की एक रोड बनानी है। अब कैसे बनानी है, क्या क्या उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी, वो प्रोजेक्ट के बाद का भाग है। पहला भाग क्या है? उसको स्थिति पता चल गई कि मुझे 500 मीटर की एक रोड बनानी है, तो ये परियोजना विधि के अंतर्गत पहला चरण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, कोहलर के अनुसार विचार कैसे विकसित होता है? जो कोहलर है साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने बोला है कि विचार यानी कि थॉट का डेवलपमेंट कैसे होता है? सामाजिक मेलजोल से यानी कि सोशलाइजेशन से होता है, शास्त्रीय अनुबंधन से होता है, तक्षण से होता है, या फिर अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस से होता है? सोच यानी कि विचार कैसे विकसित होता है? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, तक्षण यानी मतलब इंस्टेंटली, जिसको बोला जाता है इंस्टेंटली आती है सोच। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोहलर के अनुसार इंस्टेंटली विचार, थॉट जो है डेवलप होते हैं हमारे माइंड में। नेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किससे संबंधित है? अभी हम प्रीवियसली भी इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, विभिन्न दिशाओं में सोचना। और डाइवर्जेंट थिंकिंग ही हमें किस रचनात्मकता पर लेके जाती है, क्रिएटिविटी पर लेके जाती है, कुछ नया इनोवेशन करने, कुछ नया बनाने के लिए हमें प्रेरित करती है। जब हम विभिन्न दिशाओं में सोचते हैं, अपनी अपनी सोच को खुला कर देते हैं, हम अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं, संकुचित कर लेंगे, कन्वर्जेंट कर लेंगे, तो केवल एक ही निष्कर्ष निकाल के लेके आएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स में हाँ भाई ऐसे भी हो सकता है, इस चीज को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक मल्टीपल तरीके देते हैं किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, अलग सोच का मतलब हिंदी में डाइवर्जेंट थिंकिंग ही है, विभिन्न दिशाओं में सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। बात क्लियर हुई? तो भाई ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो 30 इंपॉर्टेंट 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस मैराथन में सीडीपी के लिए सेलेक्ट किए थे।
बिल्कुल सेलेक्टेड टॉपिक से थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे, पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। कल के लिए आपके सबको ऑल दी वेरी बेस्ट। सभी लोगों का एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा, डोंट वरी, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे पेपर के एनालिसिस पर आंसर्स के साथ में। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।